हेलो फ्रेंड्स, आज हम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए एक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित हो उसका उपवन करेगा। ठीक है ना। ये क्या फ्रेंड्स, इसमें 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु वर्ग वाले जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराने की प्रबंधन किया गया है। इसमें देखिए अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा जब तक वह 6 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य जब तक व्यवस्था करेगा, जब तक राज्य शिक्षा की शुरुआती व्यवस्था जब तक करेगा जब तक कि जब तक जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है 6 वर्ष का नहीं हो जाता। देखिए अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालक के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो 6 से उसमें देखिए अनुच्छेद 45 के अंतर्गत तो क्या था कि जो राज्य सरकार है, जो राज्य है, वो शुरुआती बच्चे मतलब 6 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास करेगा। लेकिन अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के जो माता पिता हैं, उनके प्रतिपाल हैं या संरक्षक हैं, जो भी उन बच्चों के गार्जियन हैं, उन्हें शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। और इसके लिए एक धारा जोड़ी गई जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 की धारा 4 में से जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद है? 51A। अब देखिए बात करते हैं अधिनियम के निर्माण की। तो कैबिनेट ने आरटीई की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन 2009 को 2 जुलाई 2009 को मंजूरी दी। मंजूरी कब दी? इसे 2 जुलाई 2009 को इसे मंजूरी दी गई और 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने इसे जो आरटीई 2009 है उसको मंजूरी दी और 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा ने आरटीई 2009 को मंजूरी दी और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं आरटीई 2009 पर हस्ताक्षर किए। तो एक बार फिर देखते हैं, अगर कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट ने इस जो राइट टू एजुकेशन 2009 है उसको मंजूरी 2 जुलाई 2009 को दी थी। 20 जुलाई को राज्यसभा ने दी थी इसे मंजूरी। 4 अगस्त को लोकसभा ने इसे मंजूरी दी थी और 26 अगस्त को जो हमारी राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे देश में लागू कर दिया गया। अब ये आता है कि ये अधिनियम कब लागू किया गया था, तो देखिए 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कर दिया गया था सारे देश में, बस जम्मू कश्मीर को छोड़ के। जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया था। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले जो समान बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रावधानों सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण करता है। ठीक है, ये अधिनियम किसका निर्धारण करता है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु वर्ग वाले जो बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त की जाए। इसके लिए पूर्व तक कर्तव्य दायित्व का ये निर्धारण करता है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है तथा सभी बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है।
तो देखिए इस अधिनियम के तहत क्या हो गया कि अब पूरी राज्य सरकार का ये दायित्व था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं या कहें सभी बच्चों को कक्षा 8 तक का निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना अब किसका दायित्व हो गया था? राज्य का दायित्व हो गया था। देखिए इस एक्ट में पूछा जाता है कि इसमें कितनी धाराएं, कितने अध्याय हैं और कौन सी अनुसूची। तो देखिए आरटी एक्ट 2009 में 38 धारा, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। इस अधिनियम की अगर विशेषताओं की बात करें कि इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए सरकार के लिए 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं को शिक्षित करना अनिवार्य होगा। ये इसकी विशेषताएं थी। शिक्षा विभाग के सदस्य कर्मचारी घर घर जाकर स्कूल से छूटे हुए बच्चों की तलाश करेंगे। अभिभावकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह बच्चों को विद्यालय भेजें। बालकों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा और ये भी कहा गया कि 8th क्लास तक के बच्चों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। कोई भी विद्यालय बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। 60 विद्यार्थियों तक पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। ये भी आप याद रखना कि 60 विद्यार्थियों के ऊपर कितने शिक्षक रखे थे? दो कम से कम प्रशिक्षित शिक्षक होंगे उनके लिए। इस कानून के तहत एक शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे। और देखिए इसमें ये भी एक विशेषताओं में ये भी एक शर्त जोड़ दी कि एक शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे, यानी कि इसका जो कोठारी आयोग की अनुशंसा थी कि 1 पर 30 से कम है। ठीक है, कोठारी आयोग की क्या अनुशंसा थी? उन्होंने कहा था कि एक शिक्षक पर कम से कम 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। विकलांग मंदबुद्धि बच्चों के लिए अशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था होगी। और ये भी कहा गया जो विकलांग है, मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनके लिए बच्चों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था होगी। खर्च का वहन केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर करेगी। और ये भी कहा गया कि जो शिक्षा पे पूरा खर्च होगा उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस खर्च को उठाएंगी। बालकों को घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना होगा। और स्कूल कितने किलोमीटर में होना चाहिए? 1 किलोमीटर में, हर 1 किलोमीटर में स्कूल का उपलब्ध कराना होगा। राज्य सरकारें 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था करेगी। और क्या कहा कि राज्य सरकारें जो 6 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनके लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। सत्र शुरू होने से 6 महीने बाद प्रवेश दिया जाएगा। और सत्र अगर प्रारंभ हो जाता है तो उसके 6 महीने बाद तक, ऐसा नहीं कि अभी बस डेट निकल गई अब एडमिशन नहीं होगा। इसमें स्पष्ट ये भी कहा गया कि सत्र शुरू होने से 6 महीने बाद तक प्रवेश दिया जाएगा। निजी विद्यालयों में 25% सीट गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। और जितने निजी विद्यालय हैं उसमें ये निर्धारित कर दिया गया कि 25% सीटें जो कि गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। निजी स्कूलों में कोई भी पूर्व स्क्रीनिंग टेस्ट, प्रतियोगिता आदि पर प्रतिबंध होगा। और ये भी कह दिया गया कि बच्चे का जब एडमिशन होता है तो कोई भी पूर्व स्क्रीनिंग नहीं हो, बच्चे का कोई ऐसे टेस्ट नहीं हो। ठीक है, इस सब पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई। अध्यापकों को अनावश्यक सरकारी कार्यों से मुक्त रखा जाएगा। और ये भी कहा गया जो अध्यापक हैं उन्हें अनावश्यक सरकारी कार्यों से मुक्त रखा जाएगा। ऐसा नहीं कहीं इलेक्शन कहीं भी हो रहा है, उनकी ड्यूटी वो सबसे उन्हें फ्री रखा जाएगा, जिससे उनका पूरा ध्यान बच्चों की एजुकेशन पे ही रहे। 3 वर्ष की अवधि में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था विद्यालयों में कराई जाएगी। बच्चों का स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, किताब, परिवहन माध्यम जैसी व्यवस्थाओं पर खर्च भी शून्य होगा। अब अधिनियम के उपबंध धाराएं एवं नियम। देखिए धारा 3 में कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1ली से 8वीं तक का प्रावधान। तो क्या था धारा 3 में? धारा 3 में स्पष्ट कहा गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और आयु कितनी बताइए? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए
बच्चों को पहली फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक का ये प्रावधान है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उन्हें मिले। देखिए धारा 4 में कहा गया है कि 6 से अधिक आयु के बालकों को जिन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है के लिए विशेष उपबंध किया जाए। और ये भी स्पष्ट कह दिया गया जो 6 से अधिक आयु के बच्चे हैं उनके लिए अगर विद्यालय में उन्हें प्रवेश नहीं मिला है उन्हें तो उन्हें विशेष उपबंध मतलब विशेष उनके लिए प्रबंध किए गए। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को उनकी आयु ज़्यादा है तो प्रवेश नहीं दिए जाएं, तो उनके लिए एक विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई। धारा 5 में कहा गया कि बालकों को अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का भी अधिकार होगा। अगर बालक का घर वहाँ से कई बार बच्चा अगर दूसरे में पढ़ना चाहता है या उसका डिस्टेंस पे कोई ऐसी अगर उसे परेशानी है तो उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे स्थानांतरण करने का भी अधिकार होगा। 3 वर्ष के भीतर स्कूल का बुनियादी ढांचा तैयार करना निर्धारित सीमा में विद्यालय स्थापित होना चाहिए। और ये भी कह दिया गया बिल्कुल इस धारा में कि 3 वर्ष के भीतर स्कूल का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए, निर्धारित सीमा जैसे कि हर 1 किलोमीटर में तो विद्यालय स्थापित होना चाहिए। धारा 12 में कहा गया कि दुर्बल एवं अलाभित समूह के लिए एक नजदीकी निजी विद्यालय में 25% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना। बालक प्रारंभ में अपना, और धारा 15 में कहा गया है कि बालक प्रारंभ में अथवा विहित समय 6 माह तक कभी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। ठीक है, बालक चाहे तो वो स्टार्टिंग में एडमिशन प्रारंभ होते हैं जब वो अपना एडमिशन ले सकता है, या 6 महीने तक कभी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। उसके विद्यालय के प्रवेश में कोई स्क्रीनिंग नहीं, कोई टेस्ट नहीं, इस तरह के सारे ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। धारा 16 में कहा गया है कि किसी विद्यालय के द्वारा बालक को किसी कक्षा में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा और ना ही उसे मतलब कोई भी अगर ऐसी वो होती है तो उसे मतलब वो भी नहीं किया जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा उसे। धारा 19 में कहा गया कि विद्यालय को मान्यता प्रदान, धारा 19 विद्यालय को मान्यता प्रदान करता है। इसमें नियम दिए गए हैं। धारा 21 के अंतर्गत है कि प्रत्येक विद्यालय एक विद्यालयी समिति का गठन करेगा। समिति में कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे और 50% स्त्रियां समिति की सदस्य होंगी। इसके सदस्य बालकों के माता पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होंगे। तो देखिए धारा 21 के अंतर्गत क्या कहा गया। धारा 21 में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय एक विद्यालय समिति का गठन करेगा। ठीक है, एक विद्यालय समिति का क्या होगा, गठन होगा, जिसमें कम से कम 3/4 सदस्य हैं जो माता पिता या संरक्षक के होंगे, जिसमें माता पिता या उनके जो भी गार्जियन हैं उनके द्वारा उसमें चुने सदस्य होंगे, या 50% स्त्रियां समिति की सदस्य होंगी और इसके सदस्य बालकों के माता पिता, संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य ही इसमें होंगे। धारा 22 में कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति SMC एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी। ठीक है, तो धारा 22 क्या बना रही है, विकास योजना बनाने पर जोर दिया है। धारा 23 में कहा गया है कि 23 की उपधारा के अनुसार नियुक्त शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होने में नित्यता। देखिए धारा 27 में शिक्षक को किसी गैर शिक्षक प्रयोजन के लिए अभी नियोजित नहीं किया जाएगा। जनगणना जैसे कि जनगणना है, आपदा राहत कार्य हैं, चुनावी प्रक्रिया हैं, इसके अतिरिक्त मतलब कोई भी ऐसे कार्य हैं जिसमें शिक्षक को उसमें अभियुक्त नहीं किया जाएगा। और धारा 28 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या शिक्षण कार्य नहीं करेगा। किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, धारा 28 में क्या कहा है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या शिक्षण कार्य बिल्कुल नहीं करेगा। किसी विद्यालय में जो शिक्षक के रिक्त पद हैं वो स्वीकृत पद संख्या के कितनी संख्या से अधिक नहीं होंगे, 10% से अधिक नहीं होंगे। धारा 29 के अंतर्गत कहा गया है कि धारा 29 की उपधारा 2 के प्रावधान के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना, उसे पूरा करना, ये किसमें कहा गया है, धारा 29 में। धारा 30 के अंतर्गत बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा। प्रत्येक बालक के प्रारंभिक परीक्षा
पूर्ण करने का विहित प्रारूप में से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है धारा 30 में कि बालक को कोई भी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बालक को कोई उत्तीर्ण करना हो, प्रत्येक बालक को जो प्रारंभिक परीक्षा पूर्ण करने का जो विहित जो प्रारूप है उसका एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धारा 33 में कहा गया है, इसके तहत केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन तथा राज्य सरकार एक सलाह परिषद का गठन करेगी। ठीक है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करेगी? केंद्र सरकार। और राज्य सरकार किसका गठन करेगी? एक सलाह परिषद का गठन करेगी, जिसमें सदस्य संख्या अधिकतम कितनी होगी? 15। कितनी सदस्य संख्या होगी? 15। देखिए, अधिनियम में विद्यालय के लिए तय मापदंड क्या है? छात्र, इधर छात्र हैं, इधर शिक्षक हैं। ठीक है जी, 1 से 5 तक की क्लास के लिए है। 1 से 30 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक, 30 से 60 विद्यार्थियों के लिए 2 शिक्षक, 61 से 90 तक के लिए 3 शिक्षक और 91 से 120 तक 4 शिक्षक। ठीक है, 121 से 150 तक कितने हैं? 5 शिक्षक। तो इस तरह से इन शिक्षक विद्यालय में छात्र और शिक्षक का ये मापदंड दिया गया है। इसे आप जरूर देख लेना। इसे देखिए, और इसमें लिखा गया कि यदि छात्रों की संख्या 150 तक है तो प्रधानाध्यापक नहीं होगा, और यदि छात्र 150 प्लस हैं तो प्रधानाध्यापक होगा। तो देखिए, इसमें ये भी निर्धारित कर दिया गया कि छात्रों की संख्या यदि 150 तक है तो प्रधानाध्यापक नहीं होगा, अगर 150 प्लस है तो प्रधानाध्यापक होगा। प्रधानाध्यापक को 4 कक्षा लेना आवश्यक है, और उसके लिए भी कक्षाएं आवश्यक कर दी कि उसको 4 कक्षा लेना आवश्यक है। आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होगा, 30 छात्र पर 1 शिक्षक, लेकिन 200 प्लस पर 1:90 से अधिक नहीं होगा। एक शैक्षणिक वर्ष के कार्य दिवसों और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या। देखिए, 365 दिन में 200 कार्य दिवस होंगे। 365 दिन में कितने कार्य दिवस होंगे? 200। 1 से 5 के लिए प्रति वर्ष शैक्षणिक अवधि 800 शिक्षण घंटे रखी गई। तो एक बार फिर देखते हैं अपन कि 365 दिनों में कितने कार्य दिवस बताएं? 200 बताएं, इसे आप याद रखना। और 1 से 5 तक के जो क्लास के लिए प्रति वर्ष कितने शैक्षणिक अवधि बताइए? 800 शिक्षण घंटे बताए हैं। एक शिक्षक न्यूनतम प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करेगा। और क्या कहा गया है कि एक शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करेगा? 45 घंटे कार्य करेगा। 6 घंटे 30 मिनट प्रत्येक दिन, और उसे प्रत्येक दिन में कितने घंटे कार्य करना है? 6 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट पहले शिक्षक विद्यालय जाएगा और 30 मिनट बाद विद्यालय को छोड़ेगा। इस प्रकार 6 दिन का 6 घंटे हो जाएगा। 6.5 × 6 बराबर 39 हो गया, और 1 घंटे गुणा 6 मतलब 6 घंटे हो गए। इस तरह कितना आ गया एक सप्ताह का? 45 घंटे। 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। देखिए, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए छात्र और शिक्षक का मापदंड क्या है वो जानेंगे हम। देखिए, 1 से 35 तक के जो छात्र हैं उनके लिए 1 शिक्षक, और 36 से 70 तक 2 शिक्षक, और 71 से 105 तक जो छात्र के लिए 3 शिक्षक। यानी कि इस पर जो कक्षा 6 से 8 तक के 35 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक होगा, जबकि कक्षा 1 से 5 तक में 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक था। ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखना। और देखिए, यदि संख्या छात्रों की 100 तक होती है तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए ये भी प्रावधान था कि यदि छात्रों की संख्या 100 तक होगी तो एचएम का पद नहीं होगा, और 100 प्लस होगी तो एचएम का पद होगा। उसी तरह आपने कक्षा 1 से 5 तक में देखा था कि अगर छात्रों की संख्या 150 होगी तो एचएम का पद नहीं होगा, और 150 प्लस होगी तो एचएम का पद होगा। देखिए, आरटी के अनुसार तो क्या है कि 35 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा, जबकि सरकार के अनुसार था कि 40 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। ठीक है, 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस होंगे। 608 तक के लिए कितने कार्य दिवस होंगे? 220 होंगे। कक्षा 6 से 8 तक के लिए
प्रति शैक्षणिक वर्ष कितने होंगे? 1000 घंटे, 1000 शिक्षक घंटे तय किए गए। एक शिक्षक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे शिक्षण कार्य करेगा। 1 से 5 तक का विद्यालय छात्रों के घर से 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। कितने भीतर होना चाहिए? 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। जबकि 6 से 8 तक का जो विद्यालय है वो 2 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। तो ये भी तय किया गया कि जो 1 से 5 तक के जो छात्र के लिए जो विद्यालय है वो उनके घर से 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। और 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं तो उनके लिए जो विद्यालय है 2 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। प्राथमिक स्कूल पर 2:1 और उच्च प्राथमिक स्कूल होगा। ठीक है ना। सर्व शिक्षा अभियान में ये अनुपात कितना रखा गया? 3:1, 3:1। तो ये आंकड़े आप याद रखना। ये पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए भवन की बात करें तो सभी मौसम वाला भवन जिसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं हो। पहली क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए। बाधा मुक्त पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोड सही नहीं हो, ऊबड़ खाबड़ जगह हो या पहाड़ी पे हो, तो उसके लिए एक बाधा मुक्त जिससे कि बच्चे आराम से आ जा सकें वहाँ पर। लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय होने चाहिए। सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा होनी चाहिए। जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहां एक रसोई होनी चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए। सीमा दीवार या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा के लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा। देखिए अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2006 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मॉडल विधेयक विकसित किया गया। 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार 2009 पारित हुआ। मॉडल कब विकसित किया गया? इसे वर्ष 2006 में किया गया था, जबकि 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया गया। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में इसे प्रकाशित हुआ ये, और 1 अप्रैल 2010 को सारे देश में इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया था सारे देश में? 1 अप्रैल 2010 को सारे देश में इसे लागू किया गया था। ऐसा बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और उसने प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है तो उसकी आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला कराया जाएगा। जैसे यदि कोई बालक 12 वर्ष का है किंतु उसने कहीं दाखिला नहीं लिया है तो भी उसे सीधे कक्षा 6 में पंजीकृत किया जाएगा। तो देखिए ये भी एक प्रावधान किया था कि किसी बच्चे ने उस आयु के अनुसार अपना एडमिशन नहीं लिया, क्लास में दाखिला नहीं लिया विद्यालय में, तो जब बच्चा अगर जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है 12 वर्ष का कोई बालक है, अगर वो अपना एडमिशन लेता है, उसमें दाखिला लेता है, तो उसे सीधे कक्षा 6 में पंजीकृत किया जाएगा, ना कि ऐसा कि उसे कक्षा 1 में बिठाला जाए। जब तक कि बालक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण ना कर ले उसे बीच में किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण कर नहीं रोका जा सकता। ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षा इसमें स्पष्ट कह दिया गया कि अगर बालक प्राथमिक शिक्षा जब तक पूर्ण नहीं हुई है उसे बीच में अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब या ना प्रस्तुत करने के आधार पर बालक को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये भी इसमें कहा गया कि अगर स्थानांतरण होने पर अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चा पहुंचता है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत अगर वो नहीं करा पाता है या उसे देर होती है या प्रस्तुत ना कराने के आधार पर, ऐसा नहीं कि बच्चे का प्रवेश नहीं किया, उसे वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता में शिथिलता मात्र अधिनियम 5 वर्ष तक की इसमें। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है और शैक्षिक योग्यता में शिथिलता मात्र अधिनियम लागू होने के 5 वर्ष तक रहेगी। किसी भी शिक्षक के लिए निजी शिक्षण कार्य पूर्णतः वर्जित कर दिया गया उसमें।
किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या आपदा रहित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शिक्षक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जा सकता। उसे प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लिए सभी निजी स्कूल में कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25% आरक्षण दिया जाएगा। और विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा के लिए कितनी उम्र कर दी गई? 18 वर्ष। भारत 135वां देश है जिसने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम निजी तथा सरकारी दोनों विद्यालयों पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि सरकारी पे होता हो, ये दोनों पे ही लागू होता है। भारत में आरटी के जन्मदाता कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। आरटी के जन्मदाता कौन है भारत में? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में आरटी 2009 गणराज्य के 60वें वर्ष में निर्मित किया गया। उस वर्ष इसकी अधिनियम संख्या क्या थी? 35वां अधिनियम। साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है और साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं, ये कथन किसका है? अरविंद का है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य कोष का अनुपात कितना है? 55 और 45। ठीक है, कितना है? 55 और 45। केंद्र का 55 है और राज्य सरकार का कितना है? 45। तो इसे आप याद रखना कि 55 और 45 इनका अनुपात है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ आरटी 2009। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो या आपको किसी टॉपिक में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर उसे पूछ सकते हो।